हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 9 सितंबर 2022। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का जो थंबनेल है कि प्लास्टिक बोतलों से घर बनाने, तो इससे संबंधित मैं एक वीडियो प्रेजेंट करने वाली हूँ। वीडियो दिखाऊंगी आपको, वो आप लोग देखिएगा, उससे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले मैं आप लोग को वीडियो दिखा दूँगी, उसके बाद ही लेक्चर स्टार्ट करूँगी। लेकिन चलिए पहले आज का मोटिवेशन कोड क्या वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसके बाद मैं आपको वीडियो इसका दिखाऊँगी, पूरा आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बहुत सही है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी विश होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि इच्छा है तभी आप कुछ कर सकते। ज़बरदस्ती आपसे कोई कुछ काम नहीं करा सकता है। आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो। फिर आपको उसको करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो मेन चीज़ है इच्छा। पहले इच्छा रखिए, फिर दृढ़ निश्चय, संकल्प, ये सारी उसके साथ आप जुनून के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना, जो नए व्यूवर्स से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का ये मकान प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान नमिता और कल्याणी ने इस तरह मकान बनाने की सोची। ये दोनों फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हैं। इन्हें ये आइडिया एक वायरल वीडियो देखकर आया। गुवाहाटीची स्कूल आहे, अक्षर स्कूल। तर म्हणजे तो व्हिडिओ नमितानेच मला दाखवला होता की बघ हे कसे करताय। मग ते इको ब्रिक बनवत होते। त्यांनी काय केलं की त्यांच्या स्कूल मधले मुलं असतात, त्यांना ते फीसच्या ऐवजी घरचं तुमचं प्लास्टिक कलेक्ट करून घेऊन या तुम्ही, आणि त्यापासून ते इको ब्रिक बनवतात। आणि तिथे छोटे छोटे झाडाचे कुंपण झाले किंवा अदर काही गोष्टी झाल्या, स्टेप्स झाल्या, अशा गोष्टी ते तिथे बनवत असतात। मग आम्ही विचार केला की यार आपण पण काहीतरी करू। इन दोनों दोस्तों ने करीब 16,000 प्लास्टिक बोतल और 10 टन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया, जिससे वो इको ब्रिक्स बना सके। सुरुवातीला तर आम्ही रोडवरनं कलेक्ट करायला सुरुवात केली, पण ते खूप कमी प्रमाणामध्ये होतं। तो गाइज़ आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे प्लास्टिक के बॉटलों से उन्होंने अपना एक इको फ्रेंडली क्या किया है, बहुत ही अच्छा सा घर बना के तैयार किया है। तो आपको मैंने दिखा दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने पुधुमई पेन योजना स्टार्ट की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कि ये साउथ से संबंधित है। तो किसने किया है पुधुमई पेन योजना? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। तमिलनाडु के जो सीएम हैं कौन है? के स्टालिन, MK स्टालिन इनका नाम है। तो इन्हीं के द्वारा इन्होंने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो उन्हीं की उपस्थिति में चेन्नई में एक समारोह हुआ। उसी में इसी शीर्षक से, किस शीर्षक से? पुधुमई पेन शीर्षक से ये योजना स्टार्ट की। तो उस योजना का क्या नाम है? मुलुर रामामिथम अम्मैयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो पुधुमई योजना। पूरा इतना बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। पुधुमई योजना स्टार्ट की है। क्लियर हो गया होगा आपको। और इस साथ ही क्या है, अरविंद केजरीवाल ने उत्कृष्टता के 26 स्कूल और 15 मॉडल स्कूलों का भी क्या उद्घाटन किया है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं पुधुमई पेन योजना है क्या एक्चुअली। ये जो पुधुमई पेन योजना है, ये इसके तहत जो राज्य के सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल इसमें 5th क्लास से 12th क्लास तक जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, उनको स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक, जब तक ये पूरा कर नहीं लेती हैं तब तक 1,000 रुपये की
इन्हें मासिक सहायता दी जाएगी। कौन से? प्रतिमाह मासिक सहायता दी जाएगी। किस क्लास तक के? 5th to 12th क्लास तक के बच्चों को। कब तक? जब तक ये स्नातक या डिप्लोमा पूरा नहीं कर लेती हैं 1000 रुपये की मासिक सहायता इनको दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। और इस योजना का लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य है कि जो हर साल 6 लाख लड़कियों को, कितने? 6 लाख हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है। और इसके कार्यान्वयन के लिए बजट में 698 करोड़ आवंटित किए गए। ये पैसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान रखिएगा, हर साल 6 लाख का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें क्या है कि नई कक्षाओं के निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारतीय महिला कॉलेज को 25 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो पुदुमई पेन योजना से संबंधित बस आपको ये लाइन ध्यान रखना है कि हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है। 5th से 12th क्लास तक की लड़कियों को, छात्राओं को 1000 रुपये स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक ये संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली के 6 उड़ानों का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पे जो लिखा है QRSAM मतलब क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, ये क्या है कि त्वरित, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? इंग्लिश में तो क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, हिंदी में इसको कहेंगे त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल। सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल, ये ध्यान रखना है, सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल। तो इसको अभी इसके 6 उड़ानों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर कहाँ पे? ओडिशा के चांदीपुर से इसका क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। इसकी जो रेंज कितनी है? 25 से 30 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है कितनी है? 25 से 30 किलोमीटर। ये जो चलते फिरता लक्ष्य है या ये क्या करेगी? जो चलते फिरते लक्ष्य है या उसको पिन पॉइंट सटीकता के साथ नष्ट कर देती है। और ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे DRDO का नाम दिया गया था क्वेश्चन में। तो DRDO के हेड कौन है? समीर बी कामत हैं। कौन है? समीर बी कामत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में किसके द्वारा 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो उनका क्या नाम है? अरविंद चिदम्बरम। क्या नाम है? अरविंद चिदम्बरम। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम क्लियर हो गया होगा आपको कि अरविंद चिदम्बरम है। तो जब यहाँ पे शतरंज का नाम लिया गया है तो कुछ चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। और रिसेंटली अभी हाल ही में जो बने हैं नवीनतम ग्रैंड मास्टर जो हैं उनका नाम है बी प्रणव। क्या नाम है? बी प्रणव। और शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई। शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 सितंबर 2022 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? किस देश की ये गृह मंत्री बनी है? तो किस देश की बनी है? ब्रिटेन की। कौन? सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी? ब्रिटेन की। और अभी ब्रिटेन का मैंने बताया था ब्रिटेन के PM कौन बने हैं? ब्रिटेन के PM हाल ही में, तो उनका नाम है लिज ट्रस ये बनी है। और ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन है? सुएला ब्रेवरमैन, जो कि भारतीय मूल की क्या है? महिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कूट वाला क्वेश्चन है, लंबा है, तो आराम से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों चर्चा में आए ये भी हम बताएंगे। इसको बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है इसको भी मैं डिस्कस कर देती हूँ, बता देती हूँ कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या किया है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है।
प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी यूपीपीएससी से संबंधित है, तो इससे आपके कई फैक्ट जो हैं क्लियर होने वाले हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चलिए ठीक है, विचार कर लेते हैं। राजनीतिक मतभेद के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और बंगाल में कांग्रेस के भीतर एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1941 कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की क्या की घोषणा की। तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है स्टेटमेंट अभी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ 21 अक्टूबर नहीं होना चाहिए था, बल्कि 21 अक्टूबर 1943 होना चाहिए था। यहाँ पे 21 अक्टूबर 1941 है, तो यहाँ पे 21 अक्टूबर 1943 होना चाहिए था। ये सन की वजह से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, सिंगापुर में आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, और जिसमें स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। पहला सही था, थर्ड भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। आईएनए का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजियारा द्वारा किया गया था। ये भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आईएनए का गठन पहली बार किसके द्वारा, मोहन सिंह और जापानी मेजर थे इवावाची फुजियारा के द्वारा किया गया था। और इसमें जापान द्वारा सिंगापुर में अपने मलायन यानी वर्तमान मलेशिया कहते हैं, पहले मलायन कहा जाता था, अभियान के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। इस हिसाब से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सेकंड आपका ईयर की वजह से गलत हो गया था, तो इस हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ था कि इन्होंने किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था। उन्होंने भारतीयों को आज़ादी का वादा करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक डिवीज़न बंगाल प्रांत में हुआ था। इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनके गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। उन्होंने क्या किया था, दास के अखबार फॉरवर्ड के संपादक के रूप में काम किया और बाद में खुद का अखबार इन्होंने शुरू किया। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करते हैं। फिर क्या होता है, 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार के रूप में थे पट्टाभी सीतारमैया, उनके खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीता था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि किसके खिलाफ जीता था, पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ। गांधी के साथ इनका वैचारिक मतभेद हो गया था, इसी कारण सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस छोड़ देते हैं और इनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। उन्होंने एक नई पार्टी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जाकर के कौन सी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था कि अपने गृह राज्य बंगाल में ये राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। फिर क्या होता है, 1945 में ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अभी चर्चा में इतना मैंने क्यों डिस्कस किया, आखिर कहीं ना कहीं आया है द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने ये पूरा लिया है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी इंडिया गेट के पास अभी कल इंडिया गेट के बारे में मैंने पढ़ाया है। इंडिया गेट के पास जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंडिया गेट के पास कहाँ पर, कैनोपी। इंडिया गेट के पास एक जगह है कैनोपी। इंडिया गेट के पास कैनोपी के नीचे कितने फीट की, 28 फीट ऊंची। 28 फीट ऊंची इंडिया गेट के कैनोपी के नीचे 28 फीट ही ऊंची किसकी, जेट ब्लैक ग्रेनाइट की
क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। और ये जो योजना चल रही है, एक योजना चल रही है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। एक कौन सी योजना चली? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? एक नई संसद भवन बनाई गई। इसी के अंतर्गत एक नई संसद भवन होगी और इस नई संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? टाटा के द्वारा किया गया। टाटा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। सेकंड, इस योजना के तहत क्या आया है? अभी कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया, राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया गया। और तीसरा, अभी क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहाँ पर अनावरण किया गया, उसका लगाया गया है। तो ये प्रतिमा ऑलरेडी मैंने बता दी, इसकी ऊंचाई 28 फीट है और ग्रेनाइट की जेट ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। तो ये मैंने आपको बता दिया और सारा मैंने डिस्कस कर दिया। और हाँ, एक और डिस्कस करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, वो है राष्ट्रीय स्ट्रगल। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये किसकी पुस्तक है, तो इन्हीं की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? यानी 2023 में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये अभी घोषणा किया है पश्चिम बंगाल की, जो हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उन्हीं के द्वारा घोषणा की गई है कि संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल को। और पश्चिम बंगाल को इसके लिए क्या किया जाएगा? 9 मार्च 2023 को कहाँ पर? बर्लिन में। कहाँ पर? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी। तो जर्मनी के बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया जाएगा। कहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया जाएगा। अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स की, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार की बात करें, तो ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन व्यवसायों को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा जो की गई मेहनत है उसके लिए ये पुरस्कृत किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स की मेज़बानी और प्रबंधन गोल्डन ट्री इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग दुबई UAE के द्वारा किया जाता है और दुनिया भर के यात्रा क्षेत्र में शामिल सभी व्यवसायों पर ये केंद्रित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है ये किसे दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 2022 को गूगल ने 96वें जन्मदिवस के अवसर पर एक डूडल महान गायक भूपेन हजारिका का बना करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2019 में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भूपेन हजारिका जी हैं थे, इनका जन्म हुआ था असम के सदिया ज़िले में इनका जन्म हुआ था। ये क्या थे? ये संगीतकार थे, डायरेक्टर थे, कवि थे। भूपेन हजारिका जो थे संगीतकार, डायरेक्टर, कवि थे। और ये 1994 से क्या 2000 तक संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी के ये क्या? अध्यक्ष रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कब से कब तक? 1994 से 2004 तक। क्लियर। और 2019 में प्रणब मुखर्जी, यहाँ लिख दे रही हूँ, 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड थर्ड भूपेन हजारिका, इन तीनों को एक साथ 2019 में क्या किया गया था? 2019 में इन सभी को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत की बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको छपा मिलेगा, तो इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। तो UNDP के द्वारा ये अभी जारी किया गया है क्या? HDI। तो पहले हम UNDP के बारे में पढ़ लेते हैं। UNDP जो है ये आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है।
और ये जो UNDP के द्वारा जो HDI स्टार्ट हुई है, ये कब स्टार्ट हुई है? 1990 में, 1990 में स्टार्ट हुई है। और 1990 में किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। क्लियर? तो कौन सी रिपोर्ट? HDR का मतलब होता है मानव विकास रिपोर्ट। तो इसमें क्या है? 2 रूप में ये जारी की गई। एक HDI जिसका हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हैं, HDI, और दूसरा है GII। HDI का मतलब है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड सेकंड है GII मतलब लैंगिक असमानता सूचकांक। तो जो HDI है ये 3 आधार पर जारी होती है। HDI कितने आधारों पर जारी होती है? 3 आधार पर जारी होती है। कौन से वो 3 आधार हैं? चलिए अब एक HDI लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इसके 3 आधार लिखते हैं। 3 आधार पर ये जारी होती है। ये 3 आधार हैं कौन कौन से? एक है आपका जीवन प्रत्याशा, ये भी पूछ चुका है एग्ज़ाम में कि कितने आधार हैं, कौन सा इसमें से नहीं है। तो पहला है जीवन प्रत्याशा, सेकंड है आपका प्रति व्यक्ति आय, एंड थर्ड है आपका साक्षरता। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। और इसका मापन जो होता है वो 0 से 1 के मध्य किया जाता है। इसका मापन 0 से 1 के मध्य किया जाता है। तो अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कि भारत की रैंकिंग तो आपने यहाँ पे देख ही लिया, आंसर लिखा है, ये 132 पे है। फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर जो है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। फर्स्ट रैंक पर जो है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर जो है वो है नॉर्वे, एंड थर्ड पर जो है वो है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखना है, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। और अंतिम पर कौन है? अंतिम पर है दक्षिणी सूडान। अंतिम पर कौन सा स्थान है? दक्षिणी सूडान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। भारत की रैंकिंग है 191 देशों में, 191 देशों में 132वें स्थान पर पायदान पर ये खिसक गया है। 191 देशों में 132 पायदान पर ये क्या है? खिसक गया है। और भारत का जो मान दिया गया है वो है 0.633। भारत का जो HDI मान दिया गया है वो कितना है? 0.6333 ये दिया गया है। और ये जो है इसको किस कैटेगरी में डाला गया? मध्यम मानव विकास श्रेणी में इसको डाला गया। मध्यम मानव विकास श्रेणी में इसको डाला गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके पहले पिछले साल ये 189 देशों में, 189 देशों में कितने, कौन से स्थान पर था? 131वें स्थान पर था, 131। तो 189 देशों में ये 131वें स्थान पर था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम इसको देख लेते हैं, इसके हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल है। हमारे पड़ोसी देश में भारत की तुलना में किस स्थान पर है? चलिए देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो है 180वें स्थान पर है। पाकिस्तान 161। लेकिन जो कंडीशन भारत से जिसकी अच्छी है वो है कौन? बांग्लादेश, इसकी है 129। श्रीलंका 73, श्रीलंका की 73, और वहीं भूटान की 127। तो भारत से अच्छी जो है वह है किसकी? भूटान 127, श्रीलंका 73 और बांग्लादेश 129। भारत से ये बेहतर स्थिति में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारा डेटा मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 8 सितंबर 2022 को रामचंद्र मांझी जी का निधन हो गया था। वे क्या थे? वे एक लोक नृत्यक थे। क्या थे वे? लोक नृत्यक थे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक नाच है जिसका नाम है लौंडा नाच। क्या नाम है? लौंडा नाच। तो इसके लिए मशहूर है, इनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। उनका नाम था रामचंद्र मांझी। उनका निधन हो गया है
उनका निधन हो गया है। तो ये लौंडा नाच के जो कलाकार हैं और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले, कौन शेक्सपियर कहा जाता था भोजपुरी के? भिखारी ठाकुर। तो इन कहे जाने वाले जो भिखारी ठाकुर है इनके सहयोगी थे कौन? रामचंद्र माझी, यही है रामचंद्र माझी। तो इन्हीं का निधन हो गया है। 94 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ था? 2021 में 94 साल के थे। 2021 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी इनको 2017 में नवाजा गया था। संगीत नाटक अकादमी से भी 2017 में इन्हें नवाजा गया था। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये लौंडा नाच है क्या? तो लौंडा नाच जो है वो बिहार का प्राचीन लोक नृत्य में से एक है। इसमें क्या किया जाता है कि लड़की के वेश में पुरुष कलाकार जो है वो नृत्य करते हैं। आपको दिख रहा है ना, लड़की के वेश में ड्रेस पहना हुआ है, तो यही पहन करके क्या करते हैं, यहाँ पर नृत्य करते हैं। तो मेरे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन टीबी मुक्त भारत प्रधानमंत्री भारत प्रधानमंत्री, ये 2 बार हो गया है, ये हटा देना। कौन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू करेगा? कौन है जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू करने वाला? तो वो कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको रीस्टार्ट किया गया। ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी स्टार्ट किया गया था लेकिन बीच में बंद पड़ गया। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये रीस्टार्ट किया गया है। क्या? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसका जो टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, वो क्या रखा गया है? कौन सा, कब तक रखा गया है? लक्ष्य 2025 तक रखा गया है कि 2025 तक हम इसको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। अब ये बताइए, टीबी का एक टीका है, टीबी के लिए एक टीका है जिसका नाम है BCG टीका, जिसका नाम है बैसिलस कॉलमेट गुरीन। ये टीबी का टीका है। और टीबी किससे होने वाला रोग है? जीवाणुओं से होने वाला रोग है। जीवाणु से होने वाला रोग है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अगर टीबी का आपने देख लिया कि 2025 से टारगेट ख़त्म करने का। मलेरिया का कब रखा गया है? मलेरिया का रखा गया है 2030 तक रखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया जीवाणु से होने वाला रोग है, तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु से होने वाला जो रोग है वो प्लेग है, डिप्थीरिया है, टीबी है, काली खांसी है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कुष्ठ है, हैजा है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं कल का रिवीजन करते हैं। सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कारगिल में की है। इसके पहले लेह में स्टार्ट 2021 में हो चुका था। सितंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? जापान। पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? लेह। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। और सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A संबंधित है श्रेया श्रृंखल मामला 2015 से। किस राज्य में देश का पहला जयोगांव स्थापित किया गया? त्रिपुरा। कोविड-19 के संबंध में विचार करना है, जो कि ऑलरेडी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत बायोटेक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और 12 वर्ष नहीं बल्कि 18+ ईयर्स के लिए ये स्टार्ट किया गया, 18 और 18+। और नासिका संबंधी टीके, ये नासिका से दिया जाने वाला है। तो ये इसको क्या करना है? बड़े पैमाने टीकाकरण की कठिनाइयों को दूर करना है। तो ये आपको आप पढ़ लीजिएगा, PDF में दे दूँगी। कि किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना शहद का शुभारंभ किया? हरियाणा का राज्य सरकार ने। 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे कौन शामिल है? नीलांबुर, त्रिशूर, वालंगर शामिल है। प्रधानमंत्री श्री योजना का संबंध किससे? स्कूल से संबंधित है। तो चलिए, उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं। कुछ कल का यूनिक होने वाला है, तो कल का लेक्चर बिल्कुल देखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।